Welcome back to Janachal Daily Current Affairs series, and today is 29th of September. Here the question number 1 is on your screen. When is World Rabies Day 2021 observed? And the options are 26 September, 27 September, 28 September or the 29th of September. So here the correct answer is option C. September 28 को हर साल वर्ल्ड रेबीज डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों में रेबीज के प्रिवेंशन को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा सके. The day aims at bringing people, organization, governments and stakeholders together to fight against rabies. अब 28 सितंबर क्यों डिसाइड किया गया रेबीज डे मनाने के लिए? क्योंकि इसी दिन लुइस पास्चर, जिन्होंने रेबीज के लिए 1885 में वैक्सीन डिस्कवर की थी, वैक्सीन इन्वेंट की थी, उनका डेथ एनिवर्सरी होती है. राइट, तो 28 सितंबर को लुइस पास्चर की डेथ एनिवर्सरी होती है. आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज, तो आपका आंसर क्या होगा? लुइस पास्चर. किस ईयर में? 1885 में. अब रेबीज आखिरकार है क्या? ये एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि ज्यादातर डॉग बाइट की वजह से होती है. तो अगर डॉग ह्यूमन बींग्स को बाइट कर लेते हैं तो लोगों में रेबीज की प्रॉब्लम आ सकती है और इस हेल्थ इश्यूज की वजह से मैक्सिमम जो है डेथ हो जाती है, बचना मुश्किल हो जाता है और मेजरली ये चिल्ड्रन में देखा जाता है. 4 out of 10 डेथ्स आर इन चिल्ड्रन. तो हमारा टारगेट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कि 2030 तक हम रेबीज को खत्म कर दे, यानी रेबीज के केसेस को 0 करने का टारगेट रखा गया है 2030 तक. राइट, बढ़ते हैं आगे. नीमाबेन आचार्य हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? एंड हियर द आंसर इज ऑप्शन ए. गुजरात स्टेट असेंबली की फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनी है नीमाबेन आचार्य. कैसे याद रखोगे आप? देखो यहाँ पर बेन वर्ड यूज हो रहा है और आपने सुना होगा कभी मूवीज में, सीरियल्स में कि गुजरात के लोग बेन वर्ड यूज करते हैं. राइट, तो यहाँ पर नीमाबेन आचार्य ये गुजरात की वुमेन स्पीकर बनी है स्टेट असेंबली की. राइट, तो ये है नीमाबेन आचार्य, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिजाइन्ड एज द पंजाब कांग्रेस चीफ? काफी कंट्रोवर्सी इस पर जताई जा रही है कि पंजाब के जो कांग्रेस चीफ थे नवजोत सिंह सिद्धू जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी को. राइट, इन्होंने लिखा कि द कोलैप्स ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर, आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब फ्यूचर एंड द एजेंडा फॉर द वेलफेयर ऑफ पंजाब. तो ये कांग्रेस की कुछ नीतियों से खुश नहीं थे और इन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हूं और पंजाब कांग्रेस चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया है नवजोत सिंह सिद्धू जी ने. आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर. Who launched a grand challenge program called Jan Care on September 28, 2021? And here the answer is option A. Dr. जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर है. इन्होंने कहा अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम को हम लॉन्च करेंगे जन केयर के नाम से. 28 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया. इसमें 75 ऐसे स्टार्टअप इनोवेशंस को चूज किया जाएगा जो कि टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, एम हेल्थ, बिग डेटा, एआई, ब्लॉकचेन और दूसरे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, वो भी मेडिकल फील्ड में. यानी मेडिकल फील्ड को कितना ज्यादा फास्टेस्ट बनाया जा सकता है, हेल्थ केयर डिलीवरी को कितना ज्यादा लो रिसोर्सेज से हम एडवांस लेवल तक पहुंचा सकते हैं, इनोवेटिव कर सकते हैं, इन सभी चीजों के लिए जन केयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ताकि नए स्टार्टअप्स और इनोवेशंस टेलीमेडिसिन की फील्ड में आगे आए और रिकवरी में हेल्प कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज भगत सिंह बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड? सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. 28 सितंबर को हर साल भगत सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है. कहीं कहीं पर आपको कंट्रोवर्सी मिलेगी 27 सितंबर की, लेकिन जो मेजरली लोगों ने एक्सेप्टेड डेट मानी है वो है 28 सितंबर. तो 28 सितंबर 1907 को लालपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि अब पाकिस्तान में आता है, वहां पर भगत सिंह का जन्म हुआ था. इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई वनडे एग्जाम हो या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज हो या यूपीएससी हो. तो हम उन कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. जैसे कि 1924 में कानपुर में
ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर बने थे। अगर आपसे पूछा जाए कि एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को स्टार्ट किसने किया था, तो सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने 1923 में इसे स्टार्ट किया था। इसके मेन ऑर्गेनाइजर थे चंद्रशेखर आजाद जी, और चंद्रशेखर आजाद जी के बहुत क्लोज रहे भगत सिंह, और उन्हीं के कहने पर इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1924 में ज्वाइन कर लिया। इसके ठीक एक साल बाद 1925 में भगत सिंह लाहौर वापस आए, और लाहौर वापस आने के बाद इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की। राइट, तो ये एक मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन था, नौजवान भारत सभा। इसे 1925 में भगत सिंह ने स्टार्ट किया था। राइट, आगे बढ़ते हैं 1927 में। इस जर्नी में इनका फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया गया। फर्स्ट टाइम अरेस्ट किए गए भगत सिंह 1927 में, किस लिए? काकोरी केस के लिए। ठीक है, काकोरी रेल ट्रेन कॉन्स्पिरेसी थी, इन्होंने ट्रेन को लूट लिया था अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर। तो काकोरी केस में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और विद्रोही का नाम दे दिया गया। अब जैसे ही ये जो हमारा आजादी का सिलसिला आगे बढ़ रहा था, इसमें जो गरम दल के नेता थे जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, तो लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई। लाला लाजपत राय जी की डेथ होने के बाद उनकी इस शहादत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने मिलकर जेम्स ए स्कॉट को असैसिनेट करने का सोचा, जो कि उस समय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे जिन्होंने लाला लाजपत राय पर हमला किया था। लेकिन जेम्स ए स्कॉट की जगह गलती से जेपी सॉन्डर्स पर गोली चल गई। जेपी सॉन्डर्स की डेथ हो गई और इस केस को कहा गया लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जो कि 1929 में हुआ। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ? 1929 में। किसकी डेथ की वजह से? जेपी सॉन्डर्स। किसने मारा? भगत सिंह और उनके एसोसिएट्स ने। इसके बाद भगत सिंह और बीके दत्त, इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया। बॉम्ब फेंकने का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि वहां पर प्रेजेंट लोगों को मारना है। इनका मकसद था कि ब्रिटिश सरकार जो सुनवाई नहीं कर रही है पब्लिक सेफ्टी बिल को लेकर, ट्रेड डिस्प्यूट बिल को लेकर, उन्हें अपनी आवाज पहुंचाई जा सके कि भाई अभी तो हम सिर्फ बॉम्ब फेंक रहे हैं, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अगर आप नहीं सुनोगे तो हम पूरी पिक्चर दिखाने को भी तैयार है। ये अपनी पावर वहां पर दिखाना चाहते थे। राइट, तो इस तरीके से 1929 में भगत सिंह और बीके दत्त ने मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया। However, भगत सिंह को रीअरेस्ट कर लिया गया जेपी सॉन्डर्स के मर्डर केस में, और जो इन्होंने बॉम्ब बनाया था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। तो इन दोनों ही चीजों को लेकर फिर जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अरेस्ट कर लिया भगत सिंह को। ठीक है, फिर उसके बाद 23 मार्च 1931 को लाहौर में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों ही स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दे दी गई, और 23 मार्च को मार्टर्स डे के नाम से जाना जाता है। ये हमने बात की थी भगत सिंह के बारे में और उनके द्वारा उठाए गए कुछ अहम कदम, या हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा कुछ जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स किए गए थे उन सभी के बारे में हमने बात की। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज डेट्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। KVIC has recently set up a Tusar Silk Yarn Production Center in which state? And the answer is option C. उड़ीसा में तुषार सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर ओपन किया गया है कटक डिस्ट्रिक्ट के चौद्वार में। अब यहाँ पर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुषार सिल्क यार्न कहाँ पर है, लेकिन तुषार किस चीज की वैरायटी है, स्पीसीज है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो तुषार सिल्क की बहुत अच्छी वैरायटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट वैरायटी मानी जाती है सिल्क की, क्योंकि इसमें कोर्सनेस होती है, पोरस होता है, ये इसकी बुनाई काफी अच्छी तरीके से हो सकती है। और उड़ीसा में टोटल खादी फैब्रिक प्रोडक्शन में से 75% प्रोडक्शन सिल्क का होता है। तो उड़ीसा एक लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है, इसके लिए भी हमें ये याद रखना है। दूसरी चीज, तुषार किसकी वैरायटी है? सिल्क की, ये फैक्ट आपको याद रखना होगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है, विच साउथ पैसिफिक ओशन कंट्री रिसेंटली मूव्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज? एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, वनुआतू। वनुआतू ये जो कंट्री है ये पैसिफिक ओशन में आती है। यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन आप वर्ल्ड मैप में इजीली एनालाइज कर सकते हैं। ये छोटा सा वर्ल्ड मैप आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट आप जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेंगे तो ये है वनुआतू, राइट। तो वनुआतू जो कंट्री है, इन्होंने कहा कि भाई हम आइलैंड नेशन है, चारों तरफ हमारे ओशन है, अगर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ता है तो सबसे पहले आइलैंड कंट्रीज पर पड़ता है। दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी कुछ एक्टिविटीज की वजह से क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हो रहा है कि सी लेवल में कंटिन्यूअसली राइज देखने को मिल रहा है। अब सी लेवल राइज होने की वजह से सबसे ज्यादा खतरा किसको है? कोस्टल एरियाज को और आइलैंड नेशंस को। तो वनुआतू का कंसर्न है कि भाई हमारा जो एरिया है, 80 आइलैंड्स हैं हमारे पास, तो ये धीरे धीरे सबमर्ज होते जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द राइजिंग सी लेवल। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए कि हमें न्याय चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके राइट्स को सिक्योर करना, उनके राइट्स को इंश्योर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, राइट। तो काफी सारे पैसिफिक आइलैंड नेशंस और भी हैं जहां पर रेगुलरली स्टॉर्म्स की कंडीशन आ रही है, सी लेवल राइज होने की वजह से वो सबमर्ज होते जा रहे हैं, और अब वहां पर जो रिलोकेशन की प्रॉब्लम आने वाली है उसको लेकर इनका मेन कंसर्न बताया जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स, उन्होंने भी कुछ इनिशिएटिव्स दिए हैं ताकि वनुआतू को सेव किया जा सके, वहां की पॉपुलेशन को, उनके राइट्स को इंश्योर कराया जा सके, राइट। ये आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके से काफी खूबसूरत आइलैंड है वनुआतू, ठीक है, पैसिफिक ओशन में है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जो नेशंस, जो आइलैंड्स न्यूज में होते हैं, जैसे कि बहामास आइलैंड न्यूज में था, तो काफी सारे एग्जाम में बहामास पूछा गया था। कहाँ पर है ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में। उसी तरीके से अगर वनुआतू बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस ओशन टेरिटरी में इसकी लोकेशन है। आपको याद रखना होगा साउथ पैसिफिक में है, राइट। बढ़ते हैं आगे। Which entity operates Digital Sky platform in India? And here the answer is option C. डिजिटल स्काई, स्काई की बात हो रही है, तो स्काई की बात जैसे ही होगी तो हम कहां पर पहुंचेंगे? सिविल एविएशन में। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने ऑपरेट किया है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को। अब यहाँ पर जाने वाली बात यह है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो एक एयर स्पेस मैप लेकर आए हैं ताकि ड्रोन्स के ऑपरेशन को इजीली किया जा सके। ड्रोन्स को किस जगह पर भेजना चाहिए, किस जगह पर परमिशन दी जा सकती है, ये सारी चीजें डिजिटल स्काई मैपिंग के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेस की जा सकती है। इस मैपिंग के अकॉर्डिंग कहा गया कि एयर स्पेस को 3 जोन्स में बाइफरकेट किया जाएगा। कौन कौन से 3 जोन? ग्रीन, येलो और रेड। देखिए तो यहाँ पर जब हम रेड जोन की बात करेंगे, रेड जोन यानी कि खतरा, यानी कि प्रोहिबिटेड जोन, तो ये ऐसा जोन होगा जो कि एयरपोर्ट्स के आसपास होगा। अगर एयरपोर्ट्स के आसपास है तो वहां पर काफी सारी फ्लाइट्स हमें नजर आएंगी, तो यहाँ पर ड्रोन्स की फ्लाइट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होगी। यहाँ पर ड्रोन्स का यूज नहीं किया जा सकता है रेड जोन में नियर दी एयरपोर्ट। उसके बाद एक होगा येलो जोन। येलो जोन में आप देखेंगे कि जो येलो जोन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इनर येलो जोन और आउटर येलो जोन। इनर येलो जोन एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर होगा, जैसे कि 5 किलोमीटर तक की दूरी हो सकती है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हमें परमिशन लेके ड्रोन्स को चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि भाई परमिशन ली है, कुछ पर्टिकुलर टाइम होगा ऐसा जब वो टाइम किसी भी फ्लाइट से कोइंसाइड ना करे। आउटर येलो जोन जो है वो काफी दूर है, 8 किलोमीटर तक एयरपोर्ट से, तो यहाँ पर 200 फीट तक की ऊंचाई पर परमिशन रिक्वायर नहीं होगी, राइट। इसके अलावा ग्रीन जोन, ग्रीन जोन काफी दूर होता है एयरपोर्ट से, यहाँ पर 400 फीट तक कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से ड्रोन्स को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से परमिशन प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ड्रोन्स को लेकर काफी ज्यादा न्यूज है जो कि इस साल हमने पढ़ी है, ठीक है। तो तीनों जोन याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। Under the Ayushman Bharat Digital Mission, every citizen will get a digital health ID card to store their health record in virtual format. So the ID will be of
हाउ मेनी यूनिक डिजिट कोड। तो यहाँ पर डिजिट्स पूछा जा रहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत जो डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड दिए गए हैं वो कितने डिजिट का आपका नंबर होगा, तो वो होगा टोटल 14 डिजिट का। जैसे आपने देखा होगा आधार में कितने डिजिट्स होते हैं, 12 डिजिट्स होते हैं, राइट। तो उसी तरीके से आयुष्मान भारत में कितने होंगे, 14 डिजिट्स होंगे, राइट। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये आयुष्मान भारत का है और ये आधार का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। Naga cucumber of which state has recently gained GI tag for its unique properties। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, नागा कुकुम्बर यानी कि नागालैंड में ये फेमस होगा, इसे GI टैग मिल गया है, राइट। काफी अच्छी इसकी क्वालिटीज होती हैं, स्पेसिफिक क्वालिटीज होती है जो कहीं और नहीं मिलती है, इसके लिए इसे GI टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और GI टैग के बारे में आप सभी जानते होंगे, GI टैग उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी या रीजन में स्पेसिफिक होते, यूनिक होते हैं, जो कहीं और नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who led the Indian delegation at the 4th Indo-US Health Dialogue held in New Delhi on September 27, 2021? And here the answer is option C, भारती प्रवीण पवार। देखो नाम क्या लिखा है यहाँ पे, इंडिया यूएस हेल्थ डायलॉग। अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो कौन जाएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हमारे यहाँ पे अभी प्रेजेंट में यूनियन मिनिस्टर कौन है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। तो इन्होंने ही इसे लेड किया, इंडियन डेलीगेशन की तरफ से इन्होंने दिल्ली में इसे लीड किया, और नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह has been appointed as the new Director General of which organization? तो गुरबीर पाल सिंह इन्हें एनसीसी का नया डायरेक्टर जनरल चुना गया है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी, राइट। So this is all for today. Thank you so much friends and stay connected with Edge in Archel.